हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। आज का जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, वो है हमारा मैटर एंड इट्स स्टेट्स, द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। बेसिकली हम इस लेक्चर के अंदर मैटर के स्टेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो पदार्थ होता है वो बेसिकली 3 स्टेट में देखने को मिलता है हमको, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में। इसके अलावा हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में सॉल्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड भी हमको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ मतलब मैटर होता क्या है। देखिए, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट वह सभी कुछ जिसमें मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और कुछ स्पेस वो कवर करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ या फिर मैटर कहते हैं। अब आगे देखिए, मास और वॉल्यूम मतलब आयतन में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। अब देखिए, कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, वो उस वस्तु का क्या होती है, द्रव्यमान मतलब मास होती है। क्लियर। और उस वस्तु द्वारा जितनी स्पेस, जगह घेरी जाती है, वो उसका क्या होती है, वॉल्यूम होती है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक बॉल है, इस बॉल में जितनी मात्रा में मटेरियल होता है, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी, उसका क्या होती है, मास होती है। क्लियर। और इस बॉल ने सरफेस में जितनी जगह घेरी हुई है, वो उस बॉल का क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि स्थान भी नहीं घेरती है और पदार्थ मतलब मैटर भी नहीं होती है, जैसे कि एनर्जी हो गई, लाइट हो गई, साउंड हो गया, जैसे कि आइडिया हो गया, कोई इमोशन हो गया। ये सब जो चीज़ें हैं ये पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। समझ में आया आपको। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम पढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से हमको देखने को मिलता है, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। इस लेक्चर में हम बेसिकली ये डिस्कशन करेंगे। फिजिकल के अंदर हमको कोई पदार्थ होता है, उसकी 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल की बात करें, यहाँ पर हमको पदार्थ जो है वो एलिमेंट के रूप में देखने को मिलता है, कंपाउंड के रूप में देखने को मिलता है और मिक्सचर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। उसके यहाँ पर हमको मैटर की 3 मुख्य स्टेट जो है वो देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। देखिए, सॉलिड में लिक्विड और गैस से अधिक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो है हमको देखने को मिलता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो है वो सबसे कम देखने को मिलती है हमको सॉलिड के अंदर। इसको सिंपल लैंग्वेज में और हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी सॉलिड है, कोई पदार्थ है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर हम सॉलिड में बात करें तो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत अधिक हमको इंटरमॉलिक्यूल फोर्स देखने को मिलता है। एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं। ये सारे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होती है और सॉलिड का जो शेप होता है वो भी स्टेबल रहता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो लकड़ी, पत्थर, लोहे, ये सब जो चीज़ें होती है ये क्या होती है, सॉलिड होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं और साथ साथ में बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। सॉलिड स्टेट में वस्तु का शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। समझ में आया आपको। यहाँ पर हमने बात करी फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूल फोर्स की, तो बेसिकली नाम से हमको समझ में आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स वो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया आपको। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम लिक्विड की। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसमें इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती हैं। लिक्विड के बारे में थोड़ा सा और हम अच्छे से सिंपल तरीके से समझते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से अधिक होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, गैस की तरह पूरी तरीके से ये फ्री भी नहीं होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड की तरह बिल्कुल पास पास नहीं होते हैं, बल्कि उसमें थोड़ी थोड़ी जगह हमको देखने को मिलती है। लेकिन गैस की तरह वो दूर दूर भी नहीं होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का कोई अपना एक फिक्स शेप नहीं होता है। यह जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब जितना लिक्विड आप किसी कंटेनर में डालते हैं उसकी वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलती है, चाहे उस कंटेनर का शेप कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो पानी, दूध और तेल ये लिक्विड होते हैं, इनका अपना कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन ये जिन कंटेनर में रखते हैं उनका शेप ले लेते हैं, पर इनका वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा
एक जैसा रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। समझ में आया आपको? लिक्विड स्टेट में वस्तु का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और ये वेसल के अनुसार जो है अपना शेप लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन वेसल के अनुसार इनका शेप जो है वो बदलता जा रहा है। आगे बात करते हैं तीसरी स्टेट गैस की। इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स न्यूनतम होने की वजह से, कम होने की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है गैस में। गैस स्टेट में वस्तु का शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में वस्तु का शेप जो होता है और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड में पढ़ा हमने, शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस में हम पढ़ रहे हैं कि न तो शेप फिक्स होता है, न ही वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हवा, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी गैसेस हैं। इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, न ही वॉल्यूम होता है। ये जिस भी बर्तन में या स्थान में होती हैं उसे पूरा तरीके से क्या कर देती हैं, भर देती हैं, मतलब फैल जाती है अंदर। ठीक है, तो ये हमने पदार्थ मतलब मैटर की 3 स्टेट जो है वो डिस्कस करी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, जो अभी हमने मैटर की स्टेजेस डिस्कस करी, ये स्टेजेस में परिवर्तन जो होता है वो पॉसिबल होता है। किसके थ्रू? टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी या फिर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। पदार्थ की स्टेजेस में चेंजेस जो होते हैं वो 6 प्रोसेस के थ्रू होते हैं। जब भी अगर हम किसी पदार्थ की स्टेज में टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसका, तो मैटर जो होता है वो सॉलिड से गैस की ओर चला जाता है, जैसे कि बर्फ़ से पानी और पानी से भाप बनना। और अगर हम पदार्थ मतलब मैटर की स्टेज में अगर टेम्परेचर में कमी कर देते हैं तो पदार्थ जो होता है वो गैस से सॉलिड की ओर आ जाता है, भाप से पानी और पानी से बर्फ़ का बनना। तो इस तरीके से 6 प्रोसेस हमको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हमको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग कहलाता है, सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है, गैस से डायरेक्ट ठोस बनना मतलब सॉलिड बनना डिपोजिशन कहलाता है, लिक्विड से गैस बनना वाष्पीकरण मतलब इवोपरेशन कहलाता है, और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम केमिकल की तरफ आते हैं, जहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। तत्व क्या होते हैं? तो बेसिकली ये वो मैटर होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, पारा, लोहा, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स? एलिमेंट होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के एटम जो है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? एलिमेंट को कोई भी केमिकल रिएक्शन कर कर हम सिंपल स्टेट में नहीं तोड़ सकते हैं, ये फाइनल स्टेट ही होती है। एलिमेंट जो होता है, तत्व जो होता है, ये पदार्थ मतलब मैटर की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। एलिमेंट जो होते हैं जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनमें डिवाइड किया जाता है इनको। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से केवल 92 जो है वो नेचर में मिलते हैं हमको। एलिमेंट्स को फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल जो है ये हम आगे एक सेपरेट लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसका हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है उनको अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को। वर्तमान में खोजा गया सबसे लेटेस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? अनुसेप्टियम। कौन सा है? अनुसेप्टियम। इसे एलिमेंट 117 या फिर टेनेसाइन के नाम से भी जाना जाता है। TS से इसको डिनोट किया जाता है। एक बहुत ही अत्यंत रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अस्थिर तत्व है। 2010 में खोजा गया था। ये पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप में स्थित है। टेनेसाइन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जल्दी टूटकर दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। यहाँ पर आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर भी हमको अलग अलग एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे आयरन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीज है। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके परसेंटेज को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पर। जैसे आपने मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जाके चंद्रमा की मिट्टी को टेस्ट किया गया, जिसमें हमको अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, उसी तरीके से हम अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर, उसको लेकर हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ
अर्थ की सरफेस को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, 46.60%। सेकेंड नंबर पर आता है सिलिकॉन, जो कि लगभग 27% है। फिर एल्यूमिनियम, जो कि 8% के आसपास है। लोहा मतलब आयरन 5% के आसपास है। कैल्शियम 3.6% के आसपास है। और इसी तरीके से हमको अलग अलग एलिमेंट्स के परसेंटेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि आगे हम जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करेंगे तब उस समय हम एलिमेंट को ही पढ़ने वाले हैं वहाँ पर। तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि एलिमेंट क्या होता है सर, तत्व क्या होते हैं। तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं इसको। आगे बात करते हैं अब कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में मिल जाते हैं और इनके मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि पानी जो है, वाटर जो है, एक क्या है? कंपाउंड है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। ये हो गया वाटर का फॉर्मूला H2O। ये क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है। समझ में आया? इसी का एक और एग्जाम्पल है नमक, सॉल्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है। दो एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन, इनसे मिलकर बना होता है। ये सोडियम और क्लोरीन जो है 1:1 से मिलकर बनाते हैं। तो वाटर, नमक, सॉल्ट, ये सभी क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। समझ में आ गया आपको? कंपाउंड में मिलाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक निश्चित मतलब फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, और मिलाने के बाद में ये एलिमेंट अपनी क्या करते हैं? पहचान को खो देते हैं और एक नया पदार्थ मतलब नया मैटर जो है वो बनाते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? कंपाउंड को जनरली फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में डिवाइड किया जाता है। पहला मानव निर्मित कंपाउंड अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? यूरिया है, जिसे जर्मन वैज्ञानिक वॉलर ने बनाया था। हमारी ह्यूमन बॉडी में कंपाउंड का अगर हम क्रम देखें तो सबसे अधिक मात्रा में H2O मतलब वाटर पाया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट। पानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के अंदर इन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कंपाउंड का केमिकल नेम पूछ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो होता है सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम वाला, कंपाउंड के केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले को मैं आपको सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा विद ट्रिक के साथ में। आप वो वीडियो देखोगे, आपको केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो सेपरेट वीडियो में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम मिक्सचर की। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेसिकली पदार्थ ही होता है, एक मैटर ही होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड के किसी भी रेशियो में मिलने से बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर या फिर मिश्रण बोलते हैं। इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको सिंपल या फिर मैकेनिकल और फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। दो अलग अलग मेथड होती है, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन क्या होती है, इनको भी देखते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें, जैसे कि बालू और एक पानी का मिश्रण है, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होगा? बालू जो है वो फिल्टर पेपर में रुक जाएगा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। डिस्टिलेशन में बात करें, नमक और पानी का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? पानी जो है वो भाप में बदल जाएगा और फिर ठंडा होकर अलग हो जाएगा, जबकि नमक जो है वो बर्तन में रह जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको सिंपल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? मिक्सचर जो होते हैं बेसिकली देखिए, इनके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में, डिफिकल्ट नाम है। होमोजीनियस आप दिमाग में रखो। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है? इसमें कंपाउंड्स का मिक्सचर जो होता है वो समान होता है। उदाहरण के लिए समझो कि जैसे चीनी का पानी में घुलना, जहाँ पर पूरे मिश्रण में चीनी जो है वो समान रूप से फैल जाती है। एक ग्लास लो पानी का, उसके अंदर आप चीनी डाल दो, अब चीनी पूरे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगी। पर अगर उसी ग्लास में आप तेल डाल दो तो तेल जो है वो नहीं घुलेगा। तो बस यही डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अगर मिश्रण में सभी भागों में कंपाउंड्स का मिक्सचर समान होता है, इक्वली होता है, तो वो हो जाता है होमोजीनियस। और सभी पार्ट्स में अगर कंपाउंड्स का मिक्सचर जो है वो इक्वली नहीं होता है, समान नहीं होता है, तो वो हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि पानी और तेल का मिक्सचर। क्लियर? लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोला जाता है विलयन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक चीज़ दिमाग में रख लो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। एक आपको पानी का यहाँ पर गिलास दिख रहा है, ठीक है? इसमें मैंने क्या करा? नमक को मिला दिया।
ठीक है, सॉल्ट मिला दिया मैंने इसके अंदर, तो अच्छी तरीके से वो घुल गया। तो यहाँ पर ये जो नमक का पानी है ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, मतलब विलियन हो गया। अब इस मिश्रण में जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो वो कौन है, पानी है, तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। वो पदार्थ जो कि पानी या फिर दूसरे किसी मीडियम में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, विलेय बोलते हैं उसको हम। तो ये तो आपको पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन देखा, नमक का पानी। इसमें पानी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में पानी है, तो वो क्या हो गया, विलायक, सॉल्वेंट हो गया। नमक इस पानी में अच्छे से घुल गया, जो कि कम मात्रा में था, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया वो, तो इसे सॉल्यूट या फिर विलेय बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, पानी के अंदर हमने चीनी को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, और चीनी का पानी जो हो गया ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि 3 तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। गैस सॉल्यूशन देखने को मिलता है, लिक्विड सॉल्यूशन देखने को मिलता है, और सॉलिड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल देखो कि एक हवा है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिली हुई है। यहाँ पर हवा जो है वो हो गया गैस सॉल्यूशन, नाइट्रोजन हो गया हमारे यहाँ पर गैस सॉल्वेंट, ऑक्सीजन हो गया गैस सॉल्यूट। लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि शराब में पानी मिलाना, यहाँ पर पानी जो हो गया वो हो गया सॉल्यूट, और शराब जो हो गई वो हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पानी को कम मात्रा में मिला रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे कि ब्रॉन्ज मतलब कांसा, जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनी धातु होती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स सॉलिड सॉल्यूशन का। तो 3 तरीके के बेसिकली ये सॉल्यूशन होते हैं, बस हमको समझना है, ज़्यादा इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। आगे बात करते हैं, साइज़ के आधार पर भी हमको 3 तरीके के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये 3 तरीके के हमको साइज मतलब कणों के आधार पर सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसका आकार जो होता है वो सबसे छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। वहीं कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कणों का आकार मतलब पार्टिकल का जो आकार होता है, साइज होता है, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जिनको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ये फ्रेंड्स पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जैसे कि चीनी का पानी, नमक का पानी, ये क्या हो गए, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करें तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, जैसे कि ग्लास ऑफ मिल्क। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो ये अपारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ये, जैसे कि मिट्टी का पानी, चौक का पानी, ये हो गए सस्पेंशन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं और इनको आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। कभी चीनी का पानी देखा होगा आपने या फिर नमक का पानी देखा होगा, उसमें आपको नमक जो है वो नहीं दिखाई देता क्योंकि पूरी तरीके से घुल जाता है। कोलाइडी सॉल्यूशन में भी हमको जो है सॉलिड पार्टिकल जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, बट सस्पेंशन के अंदर हमको सॉलिड पार्टिकल जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि सेडिमेंट के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोलाइडी सॉल्यूशन में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एक चीज़, हमको टिंडन इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, टिंडन प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। टिंडन प्रभाव क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक फिनोमिनन है। जब लाइट जो होती है वो कोलाइडी सॉल्यूशन से पास होती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से टकराकर फैल जाती है, इसी को बोलते हैं टिंडन इफेक्ट, जिसका एग्जाम्पल है धुंध में गाड़ी की हेडलाइट। जब गाड़ी की हेडलाइट धुंध में चलती है तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो धुंध के कणों से टकराकर क्या करती है, फैल जाती है, जो कि एक टिंडन इफेक्ट का एग्जाम्पल है। पार्टिकल्स की साइज के आधार पर 3 तरीके के सॉल्यूशन हमने डिस्कस करे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा ही टॉपिक है बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर। मैटर की कितनी स्टेट होती है, कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में अणु मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का बल जो होता है, फोर्स जो होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, वो वेरी स्ट्रांग होता है, सी आंसर। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किस प्रकार की होती है, सॉलिड से ज़्यादा होगी और गैस से कम होगी, तो सी आंसर। गैसियस स्टेट में पदार्थ के किस गुणधर्म को निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो गैस के अंदर फ्रेंड्स हमने बात करी थी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं। देखिए सॉलिड के अंदर शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है,
गैस में शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होते हैं। तो ए आंसर। गैसीय सॉल्यूशन में कौन सा गैस विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में काम करता है? तो गैसीय सॉल्यूशन अगर हम देखें एटमॉस्फेयर को डिस्कस करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का काम कौन करेगी? नाइट्रोजन करेगी। सी आंसर। कोलाइडी सॉल्यूशन का उदाहरण क्या है? तो दूध कोलाइडी सॉल्यूशन का एक उदाहरण है। बी आंसर। ट्रू सॉल्यूशन के कणों का आकार, पार्टिकल का आकार क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है? सस्पेंशन होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है या फिर गैसियस सॉल्यूशन होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। सी आंसर। टिंडन प्रभाव का सही वर्णन क्या है? टिंडन इफेक्ट हमने डिस्कशन करा था। प्रकाश की किरणें कोलाइडी सॉल्यूशन के कणों से टकराकर क्या करती हैं? फैल जाती हैं। बी आंसर। कोलाइडी सॉल्यूशन के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आने वाले लेक्चर में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।